किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सैदी। हेलो किसान में आपका बहुत स्वागत है। हेलो किसान के जरिए हम तमाम किसानों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास भी फोनलाइन पर करते हैं और एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं जो लगातार हमारे किसानों के जो सवाल होते हैं उनका जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी खेती किसानी में आसानी पैदा की जाए, उनको तमाम जानकारी और जागरूकता से, अवेयरनेस से कहीं ना कहीं भली भांति उन तक पहुंचाया जाए और हर चीज को लेकर कहीं ना कहीं हम प्रयास करते हैं उनके सवाल का जवाब देने के लिए। तो आज का जो हमारा विषय है, हम सबसे पहले वो बता देते हैं आपको। आज का हमारा विषय है खेत की तैयारी और जैविक खेती के लाभ। देखिए, आज का हमारा ये विषय है खेत की तैयारी एवं जैविक खेती से जो लाभ हमारे किसानों को होता है, वो आज का हमारा विषय होगा। देखिए, आज के जो हमारे मेहमान होंगे इस कार्यक्रम में खेत की तैयारी और जैविक खेती के लाभ को आज किस तरह से वो समझाएंगे। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समर्थलाल मीणा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हैं मुख्य कृषि वैज्ञानिक, इंडियन पोटाश लिमिटेड, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो दोनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत खेत की तैयारी और जैविक खेती के लाभ के विषय पर हमें करनी है और इसीलिए डॉक्टर समर्थलाल मीणा जी, एक बहुत बड़ा अभियान की शुरुआत जून में हुई है और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हुई है, खेत बचाओ अभियान। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जून का महीना चल रहा है और आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय आपको देखने को मिलती है। तो ये इंडिकेशन होता है कि हमारे देश में अब मानसून आ चुका है लगभग, और जो उत्तरी भारत है उसमें भी 10-15 दिन के अंदर में मानसून आ जाएगा। और जो अभियान ये चलाया है, ये बहुत ही बड़ा अभियान चलाया है हमने, और इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से जो खेत को बचाएं। और खेत को बचाने का मतलब ये है कि खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको हम किस तरह से बनाए रखें कि जो आने वाला समय है उसमें भी हमारी जो उर्वरा शक्ति है हमारी मिट्टी की बनी रहे और जो उसकी पैदावार है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती रहे। जिससे क्या है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको भी कोई खतरा ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो संसाधन है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कोई और भी न्यूट्रिएंट के सोर्स हो, वो बने रहें और आने वाले समय के लिए भी हम उनको बचा के रखें। जिससे क्या है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो पैदावार है वो लगातार बढ़ती रहे और हमारी जो खाद्यान्न आपूर्ति है उसकी पूर्ति होती रहे। तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा था लगातार, उसी को लेकर कहीं ना कहीं इस अभियान की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य भी यही है कि न सिर्फ मिट्टी बल्कि खेत भी बचे और खेती भी बचे, हमारे किसान भी बचे, हमारा स्वास्थ्य भी बचे। न सिर्फ मनुष्य का जीवन बल्कि हमारे पशु पक्षी और पशु का जो जीवन है वो भी कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बिल्कुल बहुत कुछ कह दिया है। सही बात है कि हम खेत बचाने का मतलब खेत में क्या क्या होता है। हमारे जो खेत में हमारे जो नीचे माइक्रोब्स होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका भी बड़ा महत्व है। जैसे आज बात करेंगे हम लोग जैविक खेती की बात भी करेंगे, तो उसमें यही होता है कि हम लोग जो ये केमिकल हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें जो आपका जो फर्टिलाइजर्स है इसको कम करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि अगर नहीं करें तो अच्छा है। और दूसरी बात है कि जो फफूंदीनाशक है या कीटनाशक है उनका भी हमें इस्तेमाल कम करना होगा। और हमारी जो सॉइल हेल्थ है उसमें बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमने पहले भी हमारा एक सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कर रखा है, जिससे क्या किसानों को पता लग जाता है कि उनके खेत में क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से खेत बचाओ अभियान है उसी तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत बड़ी योजना है जिसका लाभ आप ले सकते हैं। न सिर्फ अपना कार्ड बनवाएं बल्कि उसका उपयोग भी आपको करना चाहिए, अपनी मिट्टी की जांच समय समय पर करानी चाहिए। डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, आपके पास भी आना चाहूंगा और आज का जो विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, खेत की तैयारी और जैविक खेती के जो लाभ हैं, जो फायदे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे पहले यही आपसे समझना चाहूंगा कि अच्छी फसल उत्पादन के लिए खेत की तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे होनी चाहिए? देखिए, खेत की तैयारी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और जब तक खेत की तैयारी अच्छी नहीं होगी तब तक हम अच्छी फसल की उम्मीद नहीं कर सकते जी। क्योंकि देखिए, जो
खेत की तैयारी जुताई वगैरह की जाती है, उसी समय हमें जैविक का जो आपने रखा है, जैविक खेती के जो लाभ हैं वो तभी मिल पाएंगे जब हम उसमें जैविक खाद डालेंगे। जैविक खाद जुताई के समय डाला जाता है और उसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाया जाता है। और जनरली ये प्रिंसिपल होता है कि जितनी जड़ें गहरी जाएंगी उस फसल की, उतनी गहरी जुताई जरूर होनी चाहिए। और बीज का अंकुरण तभी अच्छा होगा जब उसमें ढेले ना हो और अच्छी तरह से वो भुरभुरी हो जाए और गहरी जुताई हो, तभी बीज का अंकुरण अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि जो जैविक खेती के बेनिफिट्स, और आपने खेत बचाओ अभियान की बात करी, ये आज के परिप्रेक्ष्य में इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं दोनों, कि इनसे अगर हम अपने भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो हमको अपनी मृदा स्वस्थ बनानी होगी। उसका कारण मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि जो पिछले 50 सालों में जो सघन खेती हमारे देश में हुई है और हरित क्रांति के बाद जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है सभी फसलों का, और कृषि सघनता भी बढ़ी है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी जिसको कहते हैं, फसल सघनता। इसका मतलब ये है कि एक साल में हमने एक से ज्यादा फसल लेनी भी शुरू की है पिछले ये 6-7 दशकों में। तो उसके बाद में क्या है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, जितनी साल में ज्यादा फसलें ली, जो हमारा न्यूट्रिएंट बैंक है, जो सॉइल में जितने हमारे न्यूट्रिएंट हैं, उनका धीरे धीरे दोहन हुआ और हम उतना उनको रिप्लेनिश करने में सक्षम नहीं हुए कि जिस तरह से 17 पोषक तत्व हमारी जमीन से निकाले गए पौधों द्वारा, उसमें उसी रेशो में या उसी मात्रा में हम उनको रिप्लेस नहीं कर पाए। हमारा ध्यान ज्यादातर 1, 2, 3 न्यूट्रिएंट्स पर रहा, और वो भी आज इतने कम है हमारी मृदा में कि हमारी 90% मृदाएं, 90% मृदाएं आज नाइट्रोजन में कम है, 80% मृदाएं हमारी फास्फोरस में कम है, लगभग 70% हमारी पोटास में कम है, सल्फर है, जिंक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है सारे इनमें, कॉपर तक, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, हमारे सब आज जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो आपने बताई, उसके तहत लगभग 4 करोड़ सैंपल हमारे किए गए। उनके आधार पे ये डाटा मैं बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा स्टेट वाइज भी, न्यूट्रिएंट वाइज जो डेफिशिएंसी आई है वो कारण बनी है हमारी जो मानव जाति है, मनुष्य, उसके शरीर में वही न्यूट्रिएंट आते हैं जमीन से जो जमीन से फसल लेती है। 1-2 न्यूट्रिएंट को छोड़कर सभी लगभग 95% वो ही पोषक तत्व होते हैं जो मनुष्य को जरूरत होती है। जब वहां पे वो मिट्टी में कम हुए तो फसल में कम आए, फसल में कम आए तो जो भी हमने कंज्यूम किया, पशुओं ने किए, मानव जाति ने किए, जो उससे उनके न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर हमारे मानव जाति के शरीर में आए। और इसका एक बहुत ही खतरनाक पहलू है, उस पर मैं आपका ध्यान एक आकर्षित कराना उस पर भी आएंगे, लेकिन यूएस सेवतिया जी आपकी बात को पूरा करेंगे, आपके पास हूं। हाँ देखिए, मैं ये बता रहा था कि जो पीछे हरित क्रांति के बाद जो सघन खेती हुई है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ी है, उससे हमारी मृदा के पोषक तत्वों का दोहन हुआ है, खनन हुआ है, जो कि हम उन्हें रिप्लेनिश नहीं कर पाए, और उससे हमारे मानव जाति के अंदर जो न्यूट्रिएंट के डिसऑर्डर आए हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां, जैसे आप मैं उदाहरण देना चाहूं कि बाल का झड़ना, बाल का सफेद होना, ये जिंक की कमी से होता है। तो जिंक की कमी लगभग 35-36% हैदर जी आज पाई गई है, जो कि नेशनल डाटा है। उससे पहले ये ज्यादा थी, ये कब से 48% थी, लेकिन जागरूकता और किसान लोग डालने लगे तो उससे आज भी 35% नेशनल लेवल पर ये डेफिशिएंट पाया जाता है। इसी तरह से हर एक न्यूट्रिएंट का शरीर में रोल है, जब वो कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में भी उसी तरह से उसका इफेक्ट होगा। देखिए, फसल में होगा, फसल की पैदावार घटेगी, मानव जाति का स्वास्थ्य अफेक्ट होगा। और एक रिसर्च के अनुसार, अभी ये एक मिनिस्ट्री है जो प्लांट न्यूट्रिशन पर अपनी रिपोर्ट देती है, उसके अनुसार पिछले 50 सालों में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिएंट वैल्यू 30% घट गई है। आप अंदाजा लगाइए कि 30% जो 50 साल पहले जो लोग उस अन्न को खाते थे या जो भी फल फ्रूट ये जो हैं इनको खाते थे, तो उनके 30% ज़्यादा मिलते था। आज न्यूट्रिशन वो 30% ज़्यादा मिलता है। अब मैं दूसरी बात पे आऊँगा, जो मैं कहना चाहता था कि जब हमारी मृदा में इन न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा कम हो गई, उससे पौधों में वो कम आने लगे,
अब जब पौधों में कम आने लगे तो पौधों का एक संतुलित विकास नहीं हो पाता है और वो पौधे कमजोर रहते हैं। ठीक है। चाहे वो जिंक की कमी के कारण हो, चाहे वो आयरन की कमी के कारण हो, चाहे वो सल्फर कुल मिलाकर पौधों का विकास नहीं हो पाता। आएंगे आपके पास तेवतिया जी, लेकिन डॉक्टर समर्थ लाल भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर समर्थ, आपके पास भी आऊंगा और आपसे हम समझेंगे खेत की तैयारी के दौरान मिट्टी परीक्षण की क्या भूमिका है, क्योंकि हम मिट्टी परीक्षण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारी मिट्टी अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। देखिए, जब हम खेती तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि हमारा जो खेत है वो उसमें जो मृदा है वो स्वस्थ है या नहीं है। तो स्वस्थ नहीं है उसके लिए मैंने पहले बोला था आपको कि हमने एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया है, जिसको हर किसान को अपनाना चाहिए, हर किसान को उसको लेना चाहिए, जिसे पता लगेगा। तो बात आती है कि अभी हमें नमूना लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ पे मानसून की बारिश आई नहीं है, तो उससे पहले किसान भाई चाहें तो अपने खेत का नमूना ले सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमूना लेने से ये पता लगेगा आपको कि आपकी जो मिट्टी है, आपका जो खेत है, उसमें कौन सा तत्व अधिक मात्रा में है, कौन सा कम मात्रा में है, किसकी डेफिशिएंसी है, किसकी नहीं है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला था कि भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसकी तो कमी हमको देखने को मिल ही रही है। हमारी जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन बहुत कम होता है। दूसरी बात है कि हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डेफिशिएंट है। तो अगर एक भी न्यूट्रिएंट अगर कमी पाई गई है तो हमारी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसको संतुलित आहार मिल ही नहीं रहा, संतुलित उसको पोषक तत्व मिल ही नहीं रहे। तो इसलिए नमूना बहुत जरूरी है, और नमूना लेने के लिए किसान भाइयों को मैं कहूंगा कि आप अपने खेत में से 5 जगह से नमूना लीजिए। चारों कोने हो गए, एक सेंटर का पॉइंट हो गया, वहां से आप नमूना लीजिए और नमूनों को बिल्कुल मिला करके, मिट्टी को मिला करके उसको डिवाइड करिए। जिस तरह से नमूना लेते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसमें लेकर के आप मिट्टी को मिला लीजिए क्रॉस कर करके, और लास्ट में आधा किलो या 250 ग्राम जो मिट्टी है उसको आप लैब में भेज दीजिए, चाहे वो केवी के हो, चाहे हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके कई काउंटर होते हैं, वहाँ भेज सकते हो, या फिर हमारे ICAR के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भी आप भेज सकते हो। तो ये पता लग जाएगा आपको कि आपकी जो मिट्टी है, आपका जो खेत है, उस मिट्टी में कौन सा तत्वों की कमी है, जिसको हम अभी कर सकते हैं। खेत की तैयारी करने के समय पर ही उसकी पूर्ति हम कर सकते हैं। आपने कहा कि कोई भी न्यूट्रेंट या कोई भी ऐसा चीज जो पोषक तत्वों की कमी अगर पाई जाती है मिट्टी में, तो वो उसके बाद वो भी पूरी करनी होगी। कोई एक भी कमी हो तो तो वो पूरी करने के लिए हमारा जो रिपोर्ट्स है, जो मिट्टी की रिपोर्ट है, वो कितने दिन में आती है? कैसे उसको आप लोग उसको देखते हैं कि कितने दिन में उसको देख पाएंगे? देखिए, पहली बात तो किसान भाई मिट्टी को नमूना लेंगे मिट्टी का, और जितना जल्दी नमूना लेकर के और आप नियर बाई जो केवी के है वहां पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं क्या कृषि विज्ञान केंद्रों के अलावा कहीं और भी ये टेस्टिंग या प्रयोगशाला होती हैं, या कहीं विशेष जगह उसको भेजा जाता है, या फिर क्या गांव-गांव में भी ये सब होता है उपलब्ध? बिल्कुल, देखिए हमारा जो पूसा STFR जो मीटर है वो बिल्कुल अवेलेबल है। काफी जो कंपनियां हैं, काफी जो वो है, उन्होंने उनको ऑलरेडी ले रखा है, तो उनको लाइसेंस भी मिल रखा है। तो चाहे तो वो मतलब कस्टमर हायर कर करके और ले सकते हैं, कस्टमर हायर करके ले सकते हैं। तो या फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मतलब कई लैब होती है, वहां पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे जो ICAR के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। और हमारे पूसा में तो होता ही है, हमारे पूसा में इसका बहुत बड़ा एक वो है, लेबोरेटरी है, उसमें हम लोग ये सैंपल्स को मतलब जांच करते हैं। और मैं समझता हूं अगर ठीक समय पे सैंपल पहुंच जाएगा तो ये विदिन 3 और 4 डेज में आपको इसकी रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। क्योंकि आजकल जरूरी नहीं है कि आपको मतलब ये मतलब फिजिकली मिले, आजकल तो क्या है कि सिस्टम बहुत IT का जो यूज है बिल्कुल डिजिटल दौर में है। हम तो इसलिए हम व्हाट्सएप पर उसको ले सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं उन पूर्ति को कर सकते हैं। एक बार फिर US तेवतिया जी आपके पास आऊंगा और आपसे समझूंगा, क्योंकि हम जिस तरह से जल संरक्षण को देखते हैं, तो जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए खेत की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, साथ ही आप ये भी बताइए फसल चक्र और खेत की तैयारी का आपस में क्या संबंध है? देखिए, जो हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, और खेत आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया, जब खेत की तैयारी होती है तो उसमें हम फार्म यार्ड मैन्योर, गली सड़ी खाद, ये सब डालते हैं। इससे क्या होता है कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। एक तो अगर हमारी गहरी जुताई होगी तो हमारे जो पौधे हैं वो गहराई तक पानी ले पाएंगे और पानी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर हमारी अच्छी जुताई नहीं हुई तो जो नीचे कॉम्पैक्शन होगा उसके नीचे जड़ें नहीं जा पाएंगी और पानी हमारा नीचे निकल जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। तो जितनी गहरी जुताई होगी आसानी से जड़ भी उस गहराई तक जा सकती हैं। दूसरी बात ये होती है, जब हम जैविक
खाद डालते हैं उसके अपने खेत की तैयारी के समय, तो क्या होता है कि वो हमारे जो न्यूट्रिएंट डालेंगे, जो कोई भी न्यूट्रिएंट, चाहे वो पहले से होगा जमीन में, चाहे वो जैविक खाद के द्वारा जो उनमें सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं जैविक खाद में, तो वो हमारी फसल को मिलते हैं। क्योंकि जो जैविक खाद होता है, क्या होता है हैदर जी, ये एक प्लांट का ही पार्ट होता है। तो प्लांट में जो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट की हम खाद बना के और फिर उसे जमीन में दोबारा करते हैं, तो पौधे को वो सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर गन्ना है, गन्ने की पत्तियां हैं, उन पत्तियों का हम गला सड़ाकर खाद बनाते हैं, उन पत्तियों में उसी रेशो में सारे न्यूट्रिएंट होंगे जिस रेशो में गन्ने को चाहिए, तो वो सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। दूसरा क्या होता है कि कार्बन जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी मात्रा हमारी सॉइल में बढ़ती है। वो क्या होता है कि वो हमारे सूक्ष्म जीवों का खाना होता है, कार्बन उनका फूड होता है। तो फूड जब ये होगा, तो जैसे हमारे फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं या पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हैं, वो सारा जब उनको कार्बन मिलेगी तो वो मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करते हैं, और उसका जो लाभ है वो न्यूट्रिएंट जो मोबिलाइज करते हैं, सोलबलाइज करते हैं, जितनी ज्यादा उनकी संख्या होगी उसमें सॉइल में, उतना ही बेनिफिट हमारी फसल को मिलेगा। तो दूसरी बात ये है कि जो न्यूट्रिएंट डाले उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो ये खाद है, जैविक खाद, ये क्या काम करता है, ये एक तरह से बैंक का काम करता है। ये जो सारे न्यूट्रिएंट है उनको अपने अंदर बांध के रखता है, और जैसे ही फसल को जरूरत होती है इनको रिलीज करता है। इसके अनुपस्थिति में हमारी जो एफिशिएंसी है, जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, वो घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि उनको संभालने के लिए, उसको रखने के लिए, रिजर्व रखने के लिए हमारे खेत में कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। और ये आज की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि सबसे कम, बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन अगर नहीं होगा मिट्टी में, तो मिट्टी की जो क्षमता है वह खुद ही घट जाएगी, और कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो नहीं अच्छा हो पाएगा। और इसीलिए आप रसायन मुक्त खेती से बचिए और कहीं ना कहीं अब जैविक खेती की तरफ बढ़िए, और इस पर चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए डीडी किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम हेलो किसान में आपका स्वागत है, और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि खेत की तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर समर्थलाल मीणा जी, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर, लेकिन आऊंगा आपके पास, उससे पहले हम एक किसान कॉलर हैं हमारे जो जिन्होंने वीडियो संदेश भेजा है, उसको सुन लेते हैं। राजस्थान से विश्राम मीणा क्या कह रहे हैं? मैं विश्राम मीणा बोल रहा हूँ अलवर राजस्थान से। फसल को टाइम बुआई को आगो किस प्रकार खेती को तैयार करी जाए और घासू बीज खाद लिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलनी चाहिए किसान भाई ने। तो समर्थलाल मीणा जी, राजस्थान से जो बाइट हमारे संदेश के थ्रू भेजी है विश्राम मीणा जी ने, क्या कहना चाहेंगे उस पर? बिल्कुल, इनका कहना सही है कि भाई समय आ गया है खरीफ का और बारिश होने वाली है, उसके बाद किसान भाई अपने जो फसलें उनकी बुआई करना शुरू कर देंगे। तो मैं इनका यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपका जो खेत है उसको साफ सुथरा रखें, उसमें कोई भी तरह की मतलब किसी प्रकार का कोई क्रॉप रेजिड्यू ना रहे। और मेरे ख्याल से इन्होंने गहरी जुताई की होगी गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में गहरी जुताई करने से क्या होता है कि इसमें जो खरपतवार होते हैं वो कम आते हैं। दूसरी बात है कि जो इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज के जो शुक्राणु होते हैं वो होते हैं, तो वो क्या है कि वो मर जाते हैं, सनलाइट में मर जाते हैं वो। और दूसरी बात है कि आपके जो खेत है वो प्लेन होना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश आएगी तो हो सकता है कई जगह पॉन्डिंग हो सकती है, जहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन हो सकती है। तो यूं करके आपका खेत प्लेन होना चाहिए और उसमें गहरी जुताई होनी चाहिए, जैसे कि पहली बारिश जब होगी तो पानी काफ़ी बरसेगा, तो उसके बाद आपके जो खेत है उसमें रिचार्ज होगा, पानी रिचार्ज होगा, तो उसके बाद काफ़ी समय तक आपका जो खेत है उसमें पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी, जिससे क्या कि जो आपकी जो फसल है वो सूख नहीं पाएगी। इसलिए बेटर ये होगा कि आप पहले जुताई कर लें, उसके बाद जैसे ही बारिश आ जाए उसके बाद एक मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर दें, उसके बाद 2 हैरोइंग कर दें और उसके बाद आप बीज की बुआई कर सकते हैं। और खेत आपका प्लेन होना चाहिए और उसमें लेवलिंग करने से आपको क्या है कि जो वाटर है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे खेत में, जिससे क्या है कि कोई आपकी जो फसल की जो जर्मिनेशन की जो क्षमता है वो कम नहीं होगी और आपकी जो जर्मिनेशन होगा वो उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं विश्राम मीणा जी का जवाब उनको मिल गया होगा, समर्थ मीणा द्वारा, हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा उनका जवाब दे दिया गया है। मैं ये भी समझूंगा आपसे समर्थ जी कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए जैविक खेती कितनी व्यवहारिक है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, आपको पता है कि हमारे देश में करीब करीब 85 से लेकर 86% हमारे बिल्कुल मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। उनके पास दो या दो से कम हेक्टेयर की ज़मीन उनके पास होती है, और अगर वो करते हैं तो उनके यहाँ पे बिल्कुल अच्छी जैविक खेती हो सकती है, क्योंकि एरिया कम है। और आजकल सब लोग कुछ एक दो पशु रखते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, तो उसकी जो गोबर बनेगी तो उससे क्या है कि आप गोबर की खाद डाल सकते हो डायरेक्टली, और कम एरिया में करने से क्या है कि आपकी जो न्यूट्रिएंट के सोर्स होंगे जो ऑर्गेनिक वाले, वो बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, और उसमें क्रॉप रेजिड्यू का भी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ किसान भाइयों को कम, अगर उनके पास रकबा है, कम एरिया उनके पास है, तो उनको जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए। और स्पेशली आप उसमें दाल वाली फसलें उगाएं, उसमें ऑयल सीड वाले उगाएं, उसमें फ्रूट्स उगाएं, उसमें वेजिटेबल उगाएं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि इसमें मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। अगर छोटे किसान भाई अगर जैविक खेती करते हैं तो उनको मार्केट में जैविक खेती का जो प्रोडक्ट होता है उसका दाम आपको 3 गुना 4 गुना भी मिल सकता है, क्योंकि आजकल सब लोग चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फ्रूट मिले, ऑर्गेनिक सब्जियां मिले, ऑर्गेनिक दालें मिले, क्योंकि आजकल आपको पता है हेल्थ के लिए सब लोग कॉन्शियस हो गए हैं। और शहरों में तो बहुत लोग मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं कि कब ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आए। और आपको पता है कि हमारी भारत सरकार भी चाहती है कि भाई जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पे ज़्यादा जोर दिया जाए, जिससे क्या है कि एक तो हमारे संसाधन है वो बचेंगे, और जो बीमारियां होती हैं चाहे वो पशुओं में हो चाहे आदमी में हो, उनमें कमी आएगी, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो पैदावार का लेवल है वो भी बना रहेगा, और हमारा जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वो भी सुरक्षित होगा। बिल्कुल, वो भी सुरक्षित होगा। और बहुत महत्वपूर्ण आपने एक बात कही, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। इसलिए यूएस सेवतिया जी आपके पास आऊंगा और आपसे मैं समझूंगा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है, क्या ये अलग अलग है? देखिए, इनमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। जैविक खेती में क्या है कि हम जो ये कूड़ी के खाद, कंपोस्ट, ये सब जो हैं हम बाहर से डालते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में क्या है कि वहीं से हम उसको सर्कुलेट करके उसमें यूज करते रहते हैं। इनमें बहुत ही थिन लेयर है, और हम ये कहें कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती अगर एक भी कहा जाए तो भी उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहुत कम अंतर है। प्राकृतिक का मतलब उसको देखिए, हम जुताई नहीं करेंगे उसकी, ये वो है, सब बिल्कुल प्राकृतिक रूप से करेंगे। और जैविक खेती में हम पूरा ज्ञान जो है हमारी जैविक खेती का उसको लगाएंगे। और दूसरा, उसकी एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है अलग, उसका एक अलग से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। हम उसको जैविक खेती जब ही कह सकते हैं जब हम एक रजिस्टरिंग एजेंसी उसकी मॉनिटरिंग कर रही हो और प्रॉपर उसका वो दे के अपने पोर्टल पर रजिस्टर कर रही हो, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, मैं अपना वापस आना चाहूंगा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा था जी, वो ये था कि अब वहां पे हमारी बात हुई कि हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ न्यूट्रिएंट की कमी से। अब मैं दूसरा पहलू आपको, जो कि और बहुत खतरनाक है, उसकी और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, और उसका समाधान भी जैविक खेती से ही है। वो क्या है कि देखिए, जब हमारा पौधा कमजोर हुआ न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, चाहे इम्बेलेंस न्यूट्रिशन के कारण, तो क्या होगा आप जानते, कमजोर पौधे पे हमेशा बीमारियों और कीटों का आक्रमण बहुत अधिक होता है। और जब बीमारियों और कीटों का आक्रमण होगा तो किसान की ये मजबूरी बन जाएगी कि उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए, एक तो पहले से ही पौधा कमजोर है, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी है, अब उसमें जो जहरीले मॉलिक्यूल हैं पेस्टिसाइड के वो भी आ गए, और वो आ गए तो वो भी हमारे शरीर में जाएंगे। फिर तो न्यूट्रिएंट, एक हमारे शरीर में भी कमजोरी आई न्यूट्रिएंट की वजह से, फिर हमारा जहर भी जो पेस्टिसाइड का जो हमारे शरीर में आया वो नई नई बीमारियों के लिए उत्तरदायी है, और इसीलिए नई नई बीमारियां आ रही हैं। और पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि मेडिसिनल रूप से जो डाटा आता है वो कहता है कि हमारे पास हमारी जमीन में केवल 0.2% ही कार्बन है, जो कि 0.5 से लेकर 0.75 होगा तो वो मध्यम दर्जे का कहा जाता है। अगर 0.75% से ज्यादा होगा तो उसको हाई कैटेगरी में या संतोषजनक माना जाता है। तो आप ये लगाइए कि इससे कितना प्रभाव हुआ
कि हमारी फसल हमारी कमजोर हुई, उसको अधिक कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ी क्योंकि हमें पेस्टिसाइड भी खरीदना पड़ रहा है, हमें लेबर की भी जरूरत पड़ रही है, हमें टेंशन भी होती है, उसका उत्पादन का नुकसान भी हो रहा है अगर समय से हम उसकी देखभाल और कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर मानव जाति, पशु जो भी उसको खा रहे हैं चारे को, उनका भी नुकसान हो रहा है। आज घी दूध में भी वो ताकत नहीं है जो 50 साल पहले थी। उसका कारण मृदा का स्वास्थ्य है। अगर हम बैंक में से भी पैसा निकालते रहेंगे और उसमें डालेंगे नहीं, एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से हम अगर उसमें से जमीन में से सारे पोषक तत्व निकालते रहेंगे और उन्हें उसी प्रोपोर्शन में उनको रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो एक दिन हमारी जो मृदा है वो बिल्कुल उर्वर नहीं रहेगी, बिल्कुल फसल देना बंद कर देगी, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है सभी किसानों से कि जैसी आपकी पिछली पीढ़ी इस मृदा स्वास्थ्य को दे के गई है, आप अपनी अगली पीढ़ी को भी उसी तरह का स्वस्थ मृदा देके जाएं। बिल्कुल, स्वस्थ मृदा देकर जाएं। ये बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत सही इस वक्त के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मृदा की जो क्षमता है वो लगातार कम हो रही है, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और ये स्वास्थ्य पूरे विश्व पर बड़ा असर डालेगा। और इसीलिए ये चिंता जताते हुए खेत बचाओ अभियान की शुरुआत भी की गई है। और इसलिए डॉक्टर समर्थ जी आपके पास वापस आऊंगा और आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, क्या शून्य जुताई जैसी तकनीकें खेती की लागत कम करने में मददगार साबित हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। आपको पता है कि जैसे हमारा जो इंडो गैंगटिक प्लेन है, यहाँ पे राइस वीट यानी कि जो चावल और जो गेहूं का फसल चक्र है जो चल रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम की वजह से अच्छा है। तो आपको पता है कि जब हम लोग वीट की बुआई करते हैं तो उससे पहले हम राइस काट लेते हैं और राइस का जो भूसा होता है उसको हम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो कई बार किसान भाई क्या उसको जला देते हैं, लेकिन वो गलत प्रैक्टिस है। तो हम हमेशा किसान भाई को बोलते हैं कि आपका जो राइस का जो क्रॉप रेजिड्यू बचा हुआ है खेत में उसको जलाए ना, उसको या तो डिकम्पोज कर दें या फिर आप जीरो टिलेज मशीन से आपकी बुआई करें गेहूं की। तो आपको पता है कि जब ज़्यादा टिलेज करेंगे तो आपका जो एनर्जी वो ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा पैसा लगेगा, तो आपका लागत बढ़ जाएगा। लेकिन जीरो टिलेज एक टेक्निक ऐसी है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, एक मशीन होती है, जीरो टिल मशीन होती है, उसके थ्रू आपको गेहूं की बुआई करनी होती है। यानी कि आपने चावल काट लिया है खेत में से, उसके बाद चाहे कोई भी क्रॉप हो सकती है, उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट एक सीडल होती है, तो वो सीडल को हम यूज करते हैं और वो बिल्कुल जो आपके जो क्रॉप रेजिड्यू पड़ा है खेत में उसको डिस्टर्ब नहीं करता है वो, और अपने तरह से वो बीज की बुआई एकदम प्रॉपर डेप्थ में कर देता है। तो इस तरह की जो मशीन है वो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि उसमें बहुत कम खर्चा आता है, क्योंकि आपका एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा है, सिर्फ आप सोइंग कर रहे हैं, सिर्फ आप बुआई कर रहे हैं मशीन से, उसके अलावा आप कोई सेकेंडरी या प्राइमरी कोई टिलेज ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपकी जो खेती है यानी कि जीरो टिलेज का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ टिलेज करना ही नहीं है सिवाय बुआई के। तो बुआई की जो मशीन होती है, सीड्रिल होती है, उसका बुआई कर लीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो आपको बाद में पता लगेगा कि उसी खेत में इतना बढ़िया जनरेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि टिलेज वाले फील्ड में भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, हमारे किसान भाइयों के लिए। और इसीलिए डॉक्टर US तेवतिया जी आपके पास आऊंगा और आपसे मैं ये समझूंगा कि क्या जैविक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता और जैव विविधता में सुधार पाया जा रहा है? बिल्कुल, ये इसका बिल्कुल बहुत ही डायरेक्टली रिलेशन है। और इसमें कृषि विविधता देखिए कि क्या है कि जब हमारा मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसमें सारे कोई भी आप फसल उगाइए, कोई भी क्रॉप रोटेशन करिए, आप उसमें बढ़िया तरीके से सफल हो सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य के बगैर हम खेती की बात नहीं कर सकते और उसमें कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे देश में बायो फर्टिलाइजर की बात होती है जो कि जैविक खेती का एक प्रमुख घटक है। वो उसका असर क्यों नहीं हो रहा है जितना उम्मीद की जा रही है, उसका कारण है उसका जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो बैक्टीरिया हैं, जो बायो फर्टिलाइजर हैदर जी जीवाणु खाद को कहते हैं, उसमें जीवाणु होते हैं जी। उन जीवाणु को जब तक हमारे खेत में उनको खाने के लिए खाद्य पदार्थ नहीं मिलेगा तो वो अपनी संख्या को कैसे बढ़ाएंगे? वो वहां पे कार्बन उनका फूड होता है
और कार्बन की कमी के कारण वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते, और जो हम वांछित परिणाम की हम जो इच्छा करते हैं वो हमें नहीं मिल पाते। तो जब हमारी खेती में, हमारी जमीन में जैविक खाद होगा, उसमें कोई भी फसल, कोई भी बैक्टीरिया, किसी भी तरह की कोई जेनेटिक मटेरियल, सब आराम से उसमें पैदावार होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसकी पैदावार होगी वो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक और स्वस्थ कारक होगी। और उससे क्या फर्क पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर? देखिए, उसमें अगर मनुष्य स्वस्थ होगा, देखिए आपके जो नेशनल लेवल पे जो हम इतना इंपोर्ट करते हैं दवा या हॉस्पिटल, उनका सबका खर्चा हमारा घटेगा। सब बहुत सारी चीजें आप लगा लीजिए, बीमारी, परिवार खुशहाल रहेगा, उसका इनकम, कितने लोग परेशान रहते हैं, बीमार होते ही तुरंत जो है हॉस्पिटल में जाते हैं, इतना खर्चा हो। ये सब मृदा से जुड़ी हुई बात है। मैं एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि अगर हमारी मृदा स्वस्थ है तो एक हम स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकते हैं। और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो हमारा खाने का साधन है। तो खाने का साधन जब हमारा सही होगा, देखिए एक तो प्राकृतिक खेती हो गई, एक हम कहते हैं उसी में फूड के द्वारा उसका निवारण किया जा सकता है, और वो उस फूड निवारण किया जा सकता है, और वो उस फूड से नहीं किया जा सकता जिसमें पेस्टिसाइड हो, जिससे नहीं किया जा सकता जिसमें पेस्टिसाइड हो, जिसमें न्यूट्रिएंट ना हो। अगर फूड सही होगा तो हमारी बीमारी फूड से ही सही होती है। और ये भी कहते हैं हमारी गृहिणियां, हमारी माताएं बहनें ये भी कहती हैं कि जो मनुष्य का स्वास्थ्य है वो हमारी किचन से शुरू होता है। अगर किचन हमारी स्वस्थ है तो हमारा परिवार स्वस्थ है। और किचन हमारा कब स्वस्थ रहेगा? जब किचन में जो पदार्थ आ रहे हैं वो स्वस्थ हैं। और वो कहां से आएंगे? वो हमारी मृदा से आएंगे। तो इसलिए सारा जो शुरू होता है स्वास्थ्य और प्रॉस्पेरिटी, जो समृद्धि का रास्ता तय होता है, वो अगर मृदा स्वस्थ है तो वो अपने आप सब सही होता चला जाता है। बिल्कुल, अगर मृदा स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है, और इसीलिए मृदा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और इसीलिए हम मृदा में जो चीज़ों की कमी है उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करें, और जैविक खेती पर उसके लाभ के बारे में समझें और उसी को अपनाएं। इस वक्त हमारे एक वीडियो संदेश हमारे पास पहुंचा है शिवराज का, अलवर से हमारे किसान का, उसको सुन लेते। मैं शिवराज जामडोली, ग्राम पोस्ट जामडोली, तहसील रैनी, जिला अलवर, राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब ने पूछना चाहता हूँ कि खरीफ की फसल बुआई करने से पहले खेतों को किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए, और उन्नत किस्म का बीज किस प्रकार चुनाव किया जाना चाहिए। तो शिवराज जी ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब डॉक्टर समर्थ लाल जी आपसे मैं कहूंगा कि आप दीजिए, और बताइए कि वो किस तरह से तैयार करें वो खरीफ फसल से पहले अपने खेत को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनका दो प्रश्न है। एक तो क्या है कि खेती तैयारी कैसे की जाए, क्या क्या सावधानी बरतें। दूसरी बात है कि जो बीज है, अच्छी गुणवत्ता का बीज है, वो कहाँ से लें। पहली बात तो यह है कि आपका जो खेत है उसमें पूरी साफ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले अभी आंधी तूफान आते रहते हैं, उसमें क्या खेतों में जो बाढ़ होती है वो भी आ जाती है। राजस्थान में तो पता है बहुत ज़्यादा ये तूफान आते रहते हैं, बारिश आती रहती है और ये आंधी आती रहती है। उससे क्या है कि आपका जो खेत है उसमें बाढ़ या कोई कूड़ा करकट बाहर से भी आ जाता है, और बहुत सारे जो क्रॉप रेजिड्यू वो भी आ जाते हैं। तो मैं किसान भाई को पहले ये कहना चाहता हूँ कि भाई पहले तो आपके जो खेत है उसकी साफ़ सफाई कर लें, उनकी जो बंड्स है उनकी भी साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि बंड में जो वीड्स पैदा होंगे वो अल्टीमेटली वहीं आएंगे जी। तो पहली बात तो उन्होंने क्या है कि अपने जो खेत की जो गहरी जुताई पहले ही कर ली होगी। दूसरी क्या है कि अगर हो सके तो अभी आप लेवल कर लें आपके फील्ड को, अगर ज़्यादा ऊंचा नीचा है तो, क्योंकि कई जगह बारिश जब बरसेगी तो कई जगह पानी भरेगा, कई जगह पानी कम पड़ेगा, तो खेत में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात है कि हम जैविक खेती की बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक गोबर की खाद यानी कि 10 से लेके 15 क्विंटल 15 टन जो पर हेक्टर के हिसाब से हमें गोबर की खाद डालनी चाहिए। अगर गोबर खाद नहीं है तो हमें कंपोस्ट डाल सकते हैं, कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यूँ करके उसको अभी मिलाना होता है, यानी कि बुआई से पहले करीब 10-15 दिन पहले ही हमको उसमें गोबर की खाद को बिल्कुल छोड़ देंगे, जिससे क्या है कि उसमें जो हानिकारक जो कीटों का जो अंडे होते हैं या मतलब जो रोग होते हैं वो विषाणु होते हैं वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात है कि आपके जो खरपतवार हैं आने वाले समय में जो आएंगे खरीफ में, उनमें भी कमी आएगी। साथ ही इन्होंने पूछा है कि भाई अच्छी क्वालिटी का बीज, आपको पता है कि खरीफ में जो बोई जाने वाली जो मुख्य फसल है राजस्थान में वो है बाजरा,
और बाजरा में आपको बताया कि हर बार हमें नया सीड लेना पड़ता है। उसका कारण है कि हम बाजरा में हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं, और हाइब्रिड का जो बीज होता है वो एक बार इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अदरवाइज तो नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो प्लांट की हाइट है वो प्रॉपर नहीं होगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी पैदावार है वो घट जाएगी। तो इसलिए मैं किसान भाई को अनुरोध करूंगा, अगर बाजरे की आप खेती कर रहे हैं तो हाइब्रिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल नया बीज लीजिए, और नया बीज या तो हमारे ICAR के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से मिल सकते हैं, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से मिल सकते हैं, या हमारे कृषि विश्वविद्यालय के जो काउंटर होते हैं वहाँ से मिल सकते हैं, और या फिर हमारी जो NSC है नेशनल लेवल पे उसके भी काउंटर होते हैं पूरे इंडिया में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट कॉर्पोरेशन होते हैं स्टेटिक से आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर प्राइवेट एजेंसी भी ले सकते हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड जो एजेंसी होती है उनको लाइसेंस मिला हुआ होता है, आप उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन बीज आपका हमेशा उन्नत क्वालिटी का यानी कि उन्नत गुणवत्ता का बीज आप लें तो आपकी जो पैदावार है बहुत अच्छी होगी और फसल भी आपकी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली आपको उसमें मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। तो बिल्कुल प्रमाणित बीज अगर आप लेते हैं और उन्नत किस्म का बीज आप लेते हैं तो अच्छी खेती आपकी होगी, और इसका ध्यान भी आप ही को रखना है और इसलिए इस पर पूरी तरह से ध्यान देना जरूरी है। हमारे साथ लगातार US तेवतिया जी बने हुए। US तेवतिया जी आपके पास आऊंगा और आपसे मैं समझूंगा, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं खेत की, मिट्टी की, जैविक खेती की, लेकिन कुछ किसान होते हैं जो सिर्फ आमदनी की बात करते हैं, और जरूरी भी है क्योंकि हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि सभी की आय दुगनी हो और सभी का जो आमदनी हो वो बढ़े, और इसीलिए मैं आपसे समझूंगा कि क्या जैविक खेती से आय बढ़ रही है लोगों की? देखिए, इसको बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। अगर हम पहले से केमिकल रासायनिक खेती कर रहे हैं जिसमें हम सारा पूरा फर्टिलाइजर और पूरा पेस्टिसाइड सब डाल रहे हैं, तो देखिए आप अगर ये उम्मीद करें कि एक साल में पहली साल में आपकी उपज बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, तो ये कहना बेईमानी होगी, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 3-4 साल तक लगातार आपने जैविक खेती की तो आपको वो ही स्तर आ जाएगा फसल का कि जो आप केमिकल से करते थे। क्योंकि देखिए हैदर जी, जो ऑर्गेनिक जो खाद होती है, जैविक खाद, उसमें न्यूट्रिएंट की संख्या बहुत कम होती है और कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जी। तो उसमें क्या है कि उसमें बिल्डअप होने में, जमीन में बिल्डअप होने में टाइम लगता है। उसको आप अगर ये कहें कि जो गेहूं को या धान को जितने न्यूट्रिएंट चाहिए इस खरीफ फसल में हम जैविक खादों से दे देंगे, तो वो हम नहीं दे सकते, क्योंकि जो आजकल की हाइब्रिड वैरायटी आ रही हैं उनको NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, तभी वो अपना जो एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है हर एक फसल का उसके बराबर उपज दे पाएंगी। लेकिन क्या है कि जब आपके जैविक खाद डालते आपके बैक्टीरिया भी उसमें एक्टिव हो जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, जैविक कार्बन की भी मात्रा आपकी सॉइल में बढ़ जाएगी, तो जो बिल्डअप है, जो अपनी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट का बिल्डअप है उसमें से उसकी पूर्ति होने लगेगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण मैं अगर बताऊंगा तो किसान भाइयों को भी, आपको भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जी बताइए। जो हम फास्फोरस DAP के रूप में या और अन्य फास्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में जमीन में डालते हैं, उसकी एफिशिएंसी है 15 से 20%। अगर हम 100 किलो फास्फोरस डालते हैं तो उसमें से 15 से 20 किलो हमें मिलता है 100 किलो में से। अब वो कहाँ जाता है? वो हमारे सॉइल में बिल्डअप हो रहा है, वो ईयर ओवर ईयर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया। वो क्यों नहीं मिल पाता हमारी फसलों को? क्योंकि वो फिक्स हो चुका है और वो घुलनशील अवस्था में नहीं है। हमारे पौधे उसी तत्व को ले पाते हैं जो पानी में घुलता है। तो अब जब क्या होगा, जैविक खेती से 2-3 साल तक हमारे उसमें केंचुए भी हो जाएंगे, उसमें सूक्ष्म जीव भी हो जाएंगे, उसमें फास्फेटिंग सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया भी हो जाएंगे, उसमें पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी हो जाएंगे, जिंक को सोलुबल करने वाले भी और भी सारे तत्वों को सोलुबल करने वाले बैक्टीरिया उसमें जब हो जाएंगे तो हमारी जमीन में बहुत ज्यादा खाद ऑलरेडी मौजूद है, तो वो मोबिलाइज होगा। उस मोबिलाइज होने से उसकी फसल की पूर्ति होगी और हमारी फसल जो है वो उस पूरी स्थिति पे आ जाएगी जो हम रासायनिक खेती से पैदावार लेते हैं, फिर उससे भी पैदावार लेने लगेंगे।
बिल्कुल, तो उससे भी पैदावार लेने लगेंगे। और ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जानकारी जो लगातार हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे किसानों को, देशवासियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैविक खेती कितनी लाभदायक है आपके लिए, ये आपको समझना है। इसीलिए डॉक्टर समर्थलाल जी आपके पास आऊंगा और आपसे मैं समझूंगा कि जैविक खेती के लिए सरकार की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो उपलब्ध हैं और लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और इस पे बहुत काम हो रहा है। हमारी एनपीओपी प्रोग्राम है और एक परंपरागत खेती है, उसके थ्रू हम लोग करते हैं। PMKVY है, उस स्कीम के तहत हम किसान भाइयों को इनपुट्स देते हैं, उनको किस्त देते हैं और प्रमोट करते हैं उनका जो ग्रुप बना करके, किसान का जो ग्रुप होता है उनको बना करके। क्योंकि जैविक खेती क्या है ना, अकेला किसान करेगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा जी। इसमें क्या है कि ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है और हमारे पूरे देश में कहीं न कहीं ये इसका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, काफी किसान भाई बना भी रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर आप अकेले किसान हैं किसी गांव में और आपका जो खेत है वो पूरा ऑर्गेनिक है, लेकिन जो पास पड़ोस में जो किसान है, दूसरे भाई किसानों के खेत हैं, अगर वो केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसका असर आपके खेत में पड़ेगा। तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि आपका जो प्रोडक्शन होगा, आपका जो प्रोडक्ट होंगे वो 100% जैविक होंगे। तो इसलिए ग्रुप इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। तो 50 या 50 से ज़्यादा जो किसान भाई अगर ग्रुप बना करके जैविक खेती करेंगे तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। और उसमें क्या है कि मार्केटिंग का चैनल आपको मिल जाएगा, क्योंकि अकेला किसान कहाँ तो जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, कैसे उसका चैनल बनेगा। और इसमें बात आती है सर्टिफिकेशन की, तो सर्टिफिकेशन अगर ग्रुप में रहेगा तो जल्दी बन सकता है, क्योंकि अकेला किसान भाई ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। अगर ग्रुप में रहेंगे तो डेफिनेटली वो लोग अच्छी जैविक खेती पैदा करेंगे और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सही जगह पहुंच जाएगा। और इसकी मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को क्या पता है कि आपका प्रोडक्ट जैविक है या नहीं है। तो इसके लिए सरकार एक एपिडा की एजेंसी, हमारी अथॉरिटी है, वो क्या है कि इसको सर्टिफिकेट देती है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होता है उसका। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद 3 साल के बाद, क्योंकि इसमें कुछ तो क्या है कि जैसे किसान भाई कोई चाहता है कि भाई मुझे जैविक खेती करनी है, तो एक टाइमिंग होता है बीच में, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, वो करीब 3 साल का होता है। 3 साल के बाद किसान भाई जब उसमें जैविक खेती करना शुरू कर देंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसका जो प्रोडक्ट जो भी होगा उस पर एक मोहर लग जाएगी, एक लोगो मिल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्शन है, आज का आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से जैविक है। और उसको मार्केट में अलग ही उसकी मतलब पहचान होगी और मार्केट में उसका अलग ही पैसा होगा और उसको जो कंज्यूमर है वो भी बिल्कुल उसको देख करके लेंगे, लोगों को देख के लेंगे। तो उसमें आपको क्या है कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा आपको लाभ होगा। इसलिए ग्रुप में अगर करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। बिल्कुल, तो ग्रुप में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। डॉक्टर US तेवतिया जी, क्या भारत को भविष्य में जैविक खेती आधारित कृषि मॉडल की ओर बढ़ना चाहिए? देखिए, अगर मैं वर्तमान स्थिति में अगर एज ए कृषि वैज्ञानिक मेरी सलाह अगर ली जा रही है तो मैं ये कहूँगा कि भारत में अभी जो ऑलरेडी ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी जैविक खेती या प्राकृतिक खेती हो रही है, जैसे कि हमारे बहुत सारे हिली स्टेशंस हैं, वहाँ पे परंपरागत रूप से ही हमारे किसान खाद नहीं डाल पाते हैं, कह लीजिए, या वहाँ तक पहुँचता नहीं है। बहुत सारे पॉकेट हैं ऐसे। उस पॉकेट के पहले जो हम प्रोड्यूस हो रहा है उसको किसान को हम एक अच्छा दाम दिला पाए तब, क्योंकि देखिए क्या होगा अगर हम जो हमारे फूड बाउल कहे जाते हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, जो ये है फूड बाउल, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिनसे हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न मिलता है, उस खाद्यान्न को हम देखिए भूखा नहीं मार सकते अपनी जनसंख्या को। क्योंकि अगर हम पूरे लार्ज स्केल पर एक तरफ से हमने जैविक खेती शुरू कर दी तो वो श्रीलंका का हाल हमने देखा है, वही हाल इंडिया का होगा। इसको एक फेज में कि जहाँ पे जो हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, संसाधन है, उन्हीं को यूज करके उन एरियाज को चिन्हित करके वहाँ पे पहले हम इसको प्रोड्यूस करें और एक अच्छा दाम दिलाना शुरू करें। एक मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। आज हमारी मार्केट की जो जैविक प्रोडक्ट हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, उनके मार्केट की भी एक समुचित व्यवस्था नहीं है। आप मानो उगा लिया किसी किसान ने, उसको या तो उसका दाम नहीं मिलेगा उतना जितना उसकी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम से पहली साल में तो बहुत ज़्यादा आएगी उसकी, क्योंकि यील्ड घटेगी। तो इसलिए अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड रूप में आगे बढ़े तब ही ये सफल हो सकता है। हम ये कहें कि अगले 1-2 साल या 5 साल या 10 साल में हो जाएगी, ऐसा नहीं। हमें धीरे धीरे इसकी तरफ जाना होगा,
तभी इसका लाभ हमें मिल सकता है। बिल्कुल, तो तभी इसका लाभ मिल सकता है। और मैं आपसे भी समझना चाहूँगा डॉक्टर समर्थ लाल जी के, जिस तरह से लाभ की बात हम कर रहे हैं और जिस मॉडल की बात हमने यूएस तेवतिया जी से समझी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई एक तो प्रोडक्शन है एक तरफ, दूसरी तरफ लागत है और फिर तीसरी तरफ है मार्केटिंग। क्योंकि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन आपका शुरू 2-3 साल में जो प्रोडक्शन होगा उसमें डेफिनेटली शुरुआती में दौर में उसमें प्रोडक्शन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन उसका जो आपका जो उसमें मार्केटिंग है, वो प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो ज़्यादा मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल के मैं तौर पे आपको बता देता हूँ आपको कि जैसे मूंग की दाल है, मूंग की दाल आज मार्केट में जो भी भाव मिल रही होगी उससे डबल गुना आपको ये जैविक मूंग का पैसा मिल सकता है। लेकिन प्रॉपर मार्केटिंग इसके लिए बहुत जरूरी है। जी। मैंने पहले ही बोला था कि हमारी जो काफ़ी एजेंसी इस पे काम कर रही हैं और हमारे किसान भाई जागरूक भी हो रहे हैं, तो वो कुछ फ्रूट्स पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ वेजिटेबल ध्यान दे रहे जी। हैं और कुछ पल्सेस भी ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह से करके वो जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। तो बिल्कुल जैविक खेती करना शुरू कर दिया और लगातार जैविक खेती की तरफ अब लोग बढ़ रहे हैं, इसके फायदे भी वो समझ रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम के जरिए भी उन्होंने इसके फायदों को जाहिर है समझा होगा। और इसीलिए आज डॉक्टर समर्थलाल मीणा जी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डॉक्टर यूएस तेवतिया जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीडी किसान। नमस्कार।